Hey everyone, my name is Susank Mandal and welcome to this Java course. So हम लोग इस वीडियो में पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द डेटा टाइप्स एंड उनके रेंजेस क्या है नेचर उनका एंड फ्लो कंट्रोल को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इफ एल्स कंडीशंस देखा था कि कैसे लिख सकते हैं। एलसिफ देखा था, उसके अंदर भी हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं। अगर हमारा मल्टीपल केसेस को चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा था। सो नाउ लेट्स मूव टू द स्विच केस। सो स्विच केस को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल का। सो डेटा टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 टाइप्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं जावा में, जो बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल है। सो बुलियन के अंदर हम लोग ट्रू और फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर के अंदर एज इट रेफर्स बाय इट नेम कि हम इसके अंदर कैरेक्टर्स को, सिंबल को स्टोर कर सकते हैं। एंड बाइट के अंदर नंबर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग में हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एंड फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर न्यूमेरिकल्स के लिए हम फ्लोट एंड डबल का यूज करते हैं। सो हेक्सा, ये लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटीजर लिटरल। सो फर्स्ट इज डेसिमल, सेकंड इज ऑक्टल एंड थर्ड इज हेक्सा. So decimal has a base of 10. Allowed digits are from 0 to 9, and this is the regular decimal integer that we actually use. And to represent octal, so इसका base 8 होता है and allowed digit is 0 to 8. And इसको लिखने के लिए हम लोग को प्रीफिक्स करना पड़ता है 0 से। सो 0 1 0 इज नथिंग बट 8। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो आप देख लें अगर आपको नहीं पता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। एंड हेक्साडेसिमल के लिए हम लोगों को प्रीफिक्स करना पड़ता है 0x एंड देन द हेक्साडेसिमल एंड द हेक्सा वैल्यू। एंड इसके अंदर अलाउड डिजिट्स होता है 0 to 9 एंड फॉर द एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग A to F भी स्टोर कर सकते हैं। एंड इस केस में A to F हम स्मॉल या अपर केस दोनों में अलाउड है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द स्विच स्टेटमेंट, जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले थे। तो मैंने एक क्लास बना लिया है डे 4 का एंड इसके अंदर मैं मेन मेथड लिख लेता हूँ। एंड मेन मेथड के अंदर मैं एक स्विच केस को यूज करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट num इक्वल्स टू 50। एंड नम को चेक करने के लिए हम लोग इफ कंडीशंस को यूज नहीं करेंगे। इस बार हम क्या यूज करने वाले, स्विच को, SWIT स्विच। एंड इसके अंदर हम लोग नम पास करेंगे, जिसको हम लोग को, जिस पैरामीटर को हम लोग को चेक करना है वो हम पास करेंगे। तो नम को चेक करना है तो हम इसके अंदर केसेस लिखते हैं। जैसे हम लोग इफ एल्स में कंडीशंस, अंदर इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं, तो इसी तरह हम लोग स्विच के लिए अंदर में केस लिखते हैं। केस, तो फर्स्ट केस हमारा 30, अगर ये 30 है तो क्या करेगा, 30 होगा तो इसके अंदर मुझे एस आउट केस 1, एस आउट सॉरी, इसको फर्स्ट ऑफिस के अंदर लिखना पड़ेगा, केस केस 1। एंड देन अगर मेरा ये सेटिस्फाइड है तो मैं चाहता हूँ कि ये स्विच से बाहर आ जाए। तो इस स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है ब्रेक। ब्रेक ये सिंपली क्या करता है ना, कि जिस ब्लॉक में है ये उस ब्लॉक से बाहर आने में हेल्प करता है, ये उस ब्लॉक को ब्रेक कर देता है। तो हम लोग अगर ये सेटिस्फाइड है तो मैं यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा। एंड सेम मैं अदर केसेस भी लिख लेता हूँ। सो इस जगह पे मैं 40 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 50 लिख लेता हूँ। एंड दिस इज फॉर केस 2 एंड दिस इज फॉर केस 3। सो मेरा यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। लेकिन लेट सपोज मैं अगर ब्रेक नहीं लिखूंगा, सो ये इसके बाद वाले केसेस भी अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो उसको भी चेक करने जाएगा एंड उसको भी प्रिंट करेगा। सो अगर हम लोग जितना केस लिख लिया, अगर कुछ सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं एक डिफॉल्ट। अगर कुछ कंडीशन चेक नहीं कर रहा है तो एल्स के जैसा ये डिफॉल्ट भी चेक करता है, ये बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे जाएगा अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो। डिफॉल्ट, एंड इसके अंदर हम कोई भी
स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रॉन्ग केसेस। बट इस जगह पे तो हमारा केस सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रॉन्ग केसेस प्रिंट नहीं होना चाहिए। सो दैट इज वाई हमारा ब्रेक स्टेटमेंट नेसेसरी है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये केस 3 भी प्रिंट कर देगा एंड रॉन्ग केसेस को भी प्रिंट कर देगा। जो इस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू है ये सिर्फ केस 3 आना चाहिए। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। सो ब्रेक क्या करता है ना, यहाँ से जो कंट्रोल है ये वापस नीचे की ओर नहीं जाता है, ये पूरा जो स्विच केस है इसको ब्रेक कर देता है एंड हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड है, केस 3। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट स्विच केस। So let's now talk about the instance static and local variable। मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था। सो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था पिछले वीडियोस में कि क्या होता है ये। अगर आप लोगों ने रिसर्च करके अगर बना लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सो there are three types of there are three types of variables in Java: instance, static and local। जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो एक क्लास लेवल वेरिएबल होता है। मतलब वो जो स्कोप ऑफ द क्लास एंड द ऑब्जेक्ट जो होता है, वो जहां तक वो ऑब्जेक्ट का रीच है, स्कोप है, वहां तक हमारा इंस्टेंस वेरिएबल का भी रीच है। एंड स्टैटिक के केस में भी सेम है, स्कोप ऑफ द क्लास एंड द ऑब्जेक्ट जहां तक है उस तक, वहां तक हमारा स्टैटिक वेरिएबल का भी स्कोप है। एंड इन केस ऑफ लोकल, हमारे जो मेथड्स जिसके अंदर हम लोग, लोकल का मतलब ही हुआ ये ब्लॉक लेवल में, मेथड लेवल में ये असाइन किया हुआ, लिखा गया हुआ वेरिएबल। सो हमारा उस लोकल वेरिएबल का स्कोप उस मेथड के तक है, जिस जहां तक वो मेथड रीच कर पा रहा है। सो इन केस ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है ना कि हम लोग जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर, तो उतना कॉपी बनता है उस इंस्टेंस वेरिएबल का। अगर मेरे पास एक क्लास है कार के नाम से या फिर व्हीकल के नाम से मेरे पास एक क्लास है, एंड उस क्लास के अंदर मैं कलर नाम से असाइन करूंगा एंड कलर इक्वल्स टू रेड करूंगा, तो ये क्या करेगा, अगर उस व्हीकल को अगर डिफरेंट क्लासेस यूज कर रहा है, लेट सपोज कार, बाइक एंड बाईसाइकिल्स, अगर अलग अलग क्लासेस यूज कर रहा है उस वेरिएबल को, तो सारे क्लासेस को एक अपना एक इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अलग तीन एक ऑब्जेक्ट बना लिए हम लोगों ने, एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, एक कार ऑब्जेक्ट बनाया, एक साइकिल ऑब्जेक्ट बनाया। सो इन तीनों ऑब्जेक्ट को अपना अपना एक कॉपी मिलेगा इंस्टेंस वेरिएबल का, एंड दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दोनों तीनों का कोई लिंक नहीं है आपस में, दोनों तीनों के लिए एक सेपरेट कॉपी क्रिएट होगा इंस्टेंस वेरिएबल का। एंड द टाइम जो होता है ये क्रिएशन का, वो जब ये ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, जब हम लोग एक स्पेस एलोकेट करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, तब ये क्रिएट हो पाएगा, हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल है तब वो क्रिएट हो पाएगा और वो स्टोर हो जाएगा हीप मेमोरी के अंदर। एंड इसको कॉल करने के लिए हम लोग सिंपली जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम लोग उस इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। और एंड जेवीएम हमारा बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडर है वैल्यू। अगर हमारा इंटीजर टाइप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल है तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू होगा 0, अगर बूलियन है तो फॉल्स होगा। तो इसी तरह अलग अलग डेटा टाइप्स का अलग अलग डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है जेवीएम के द्वारा। व्हाट, सो इन द केस ऑफ स्टैटिक, स्टैटिक एक सेंट्रलाइज्ड हम बोल सकते हैं वेरिएबल होता है। अगर एक क्लास के अंदर मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, नो मैटर हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आई क्रिएट, अगर मैं उस स्टैटिक वेरिएबल को अगर कॉल करूंगा तो सेपरेट कॉपी नहीं बनेगा, एंड सेम स्टैटिक वेरिएबल हर जगह पे शेयर्ड होगा एंड सेम स्टैटिक वैल्यू को ही सब यूज करेगा। सो अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमारा जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो इस केस में हम लोग स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे।
ना कि इंस्टेंस। अगर हमारा डिफरेंट वेरिएबल में डिफरेंट डेटा अगर हमें चाहिए तो इस केस में हम इंस्टेंस यूज करेंगे। अगर नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, अगर मुझे कांस्टेंट एक सेम वैल्यू चाहिए तो इस जगह पे मैं स्टैटिक यूज करूंगा। एंड ये जो क्रिएट होने का जो टाइम होता है वो सेम एज जब क्लास लोड होता है उसी समय हमारा स्टैटिक वेरिएबल सबसे पहले लोड हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का ये वेट नहीं करता, क्लास लोड होगा और हमारा स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। एंड ये सेम हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। एंड ये जावा 8 से ये हीप मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। उससे पहले ये एक मेथड एरिया होता था, तो मेथड एरिया में स्टोर होता था। तो जावा 8 के बाद से ये हीप मेमोरी में सेम एज हीप मेमोरी इंस्टेंस वेरिएबल भी स्टोर होता है हीप मेमोरी में, ये हीप मेमोरी में ही सेव होगा। एंड इसको कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज कर सकते हैं और क्लास नेम यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग सेम क्लास के अंदर है तो हम डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट और क्लास रेफरेंस का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड ये रिकमेंडेड नहीं है कि हम क्लास नेम यूज करें उसको कॉल करने के लिए, ये रिकमेंडेड वे नहीं है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज करना ज़्यादा रिकमेंडेड होता है और इसका भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है जेबीएम के थ्रू। सो सेम है, जीरो प्रोवाइड किया जाता है इंटीजर के केस में, बूलियन के केस में फॉल्स प्रोवाइड किया जाता है। एंड अलग अलग डेटा टाइप्स का अलग अलग वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है जेबीएम के थ्रू। एंड अब लास्ट आते हैं लोकल वेरिएबल। सो ये वन काइंड ऑफ टेम्पररी वेरिएबल होता है जो हमें कुछ कंप्यूटेशनल वर्क या फिर कुछ टेम्पररी यूज़ के लिए हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। एंड नहीं चाहते कि ये एक हमारा डेडिकेटेड स्पेस ले। एंड हम चाहते हैं कि जब वो मेथड हम कॉल कर रहे हैं तभी वो यूज़ करें। सो इस केस में हम लोग एक ब्लॉक के अंदर या मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो उस वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल बोलेंगे। एंड जब भी हमारा वो मेथड ब्लॉक जब भी वो एग्जीक्यूट होगा तब वो क्रिएट हो पाएगा। हमारा जो लोकल वेरिएबल होता है उसका स्कोप सेम एज जिसमें हम लोग जिस ब्लॉक में या जिस मेथड में हम लोग डिक्लेयर किए हैं उस उसका स्कोप सेम एज दैट मेथड होता है। एंड जेबीएम इस केस में कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा। एंड वी मस्ट हैव टू इनिशियलाइज इनिशियलाइज इट। अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे लोकल वेरिएबल को तो हमें एक एरर मिलेगा। इनिशियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल वेरिएबल के केस में। एंड जेवीएम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉल्ट वैल्यू। एंड ये थ्रेड सेफ होता है। एंड द ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर इज फाइनल। सो हम लोग ये दोनों केसेस के लिए आगे आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे क्या होता है ये। So that is all about the theoretical part of instance and static and local variable. So now let's get into the code and देखते हैं एडिटर में अपना। So एडिटर के अंदर हमें अगर इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम सिंपली इंट रोल ऐसे क्रिएट करके ऐसे मैं 10 ऐसे लिख सकता हूँ। So this is nothing but a instance variable। तो इसका वैल्यू अगर मैं कुछ प्रोवाइड ना करूँ स्लाइड तो इसमें भी देख सकते हैं हमें कोई एरर नहीं मिला। बाय डिफॉल्ट इसका जो वैल्यू है इसको प्रोवाइड किया जाएगा बाय जेबीएम। सो whenever we will create an object, so let's create an object. To create an object we just have to write the name of the class and day 4 and we have to name a variable o1 and then to create a object to allocate a space for the object, so we have to use a keyword। so उस कीवर्ड को बोलते हैं न्यू। so जैसे हम लोग एक न्यू कीवर्ड यूज करेंगे so ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है। एंड न्यू कीवर्ड हमारे ऑब्जेक्ट के लिए एक स्पेस एलोकेट कर देगा मेमोरी के अंदर। एंड देन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ये पैरेंथेसिस देना होता है। एंड आवर ऑब्जेक्ट o1 इज क्रिएटेड। अब मुझे अगर ये कॉल करना होगा तो मैं कुछ ऐसे कॉल करूंगा सॉर्ट के अंदर o1 डॉट देन roll देन ये कॉल होगा। सो अभी हम लोगों ने कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं स्टोर किया है तो
बाय डिफॉल्ट जेपीएम क्या वैल्यू स्टोर करता है क्या नहीं, हम लोगों ने तो ऐसे डिस्कस कर लिया, लेकिन लेट्स सी क्या ये क्या वैल्यू ये स्टोर करता है। सो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, एंड फॉर डबल लेट्स सी डबल के लिए क्या स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी देखा था कि डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए, एंड फॉर केयर एज वेल, केयर के लिए भी देख लेते हैं। एंड केयर के लिए एक सिंबल है, तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्योंकि केयर एक्चुअली काफ़ी लंबा यूनिकोड वैल्यू यूज़ करता है, तो इसमें अलग अलग सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स सी इंट ROLL, एंड हम एक वैल्यू इसमें असाइन कर देते हैं, एंड हम एक अलग फिर से एक ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट एंड O2, एंड देन चेक करते हैं O2.ROLL, and then print it. So we got the same value, but but if we want to manipulate this roll number using this reference, object1 reference, so let's manipulate it. O1 dot roll equals to 60. Then let's see क्या ये सिर्फ ऑब्जेक्ट 1 के लिए चेंज होता है या ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी चेंज होता है। So let's see. So in this case, the value that changed for object 1 only and not for object 2. So for each object creation, a separate copy of role will be will be created. So if we want to change the value for O2, so we explicitly have to manipulate it. So if I write dot role equals to 100, then only the value will be changed. So we can see it, the values are 60 and 100. So now let's see for the static variable. So same as we don't have to write inside any method area. So we have to write outside the method and inside the class. So it will be starting from a static keyword, static int, and num equals to 70, let's suppose. And in this case, if we try to access it using an object reference, so let's try with object reference dot roll. So can we access it? So yes, using this object reference as well, we can call a static variable. So हम लोग एक object reference से भी कॉल कर सकते हैं. So let's see what happened. Okay, मैंने यहाँ पे रोल कॉल कर दिया, नम कॉल करना था मुझे, सॉरी. एंड हम O2 के से भी कॉल कर सकते हैं. एंड इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कॉल विथ द हेल्प ऑफ, वी कैन सी द आउटपुट इज 70, कॉल हो चुका है. एंड वी कैन कॉल इट बाय द क्लास रेफरेंस एज वेल, क्लास नेम एज वेल. तो हम डे और डॉट अगर नम करते हैं, देन ऑल्सो हमें ये मिल जाएगा, हम कॉल कर सकते हैं इसको यूजिंग क्लास रेफरेंस एज वेल. सो क्लास रेफरेंस यूज करने ज़्यादा रिकमेंडेड वे नहीं है. एंड डायरेक्टली एज वेल, हम अगर कोई रेफरेंस भी नहीं यूज करते हैं एंड डायरेक्टली अगर हम सेम क्लास के अंदर है, तो हमें ना ऑब्जेक्ट रेफरेंस ना हमें क्लास रेफरेंस का कोई जरूरत पड़ेगा, डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं. 70 ये प्रिंट हो चुका है. एंड लेट्स सी द फन पार्ट. अगर हम मैनिपुलेट करना चाहें O1 SOUP O1
डॉट नम इक्वल्स टू 70। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ एंड देन मैं o1 डॉट नम को प्रिंट करता हूँ। सो यस, यहाँ पे ये चेंज तो हो जाएगा। एंड इफ मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ यूजिंग अदर रेफरेंस, अगर मैं o2 भी कॉल करता हूँ o2 से भी, सो उसके लिए भी ये 70 ही मिलेगा। दिस इज हैपनिंग बिकॉज सेम वेरिएबल का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, वो सेम शेयर होने वाला है अक्रॉस डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, लेकिन अगर वो स्टैटिक इन नेचर है, अगर वो वेरिएबल, सो उसका वैल्यू शेयर होने वाला है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। एंड अगर मैं एक के लिए मैनिपुलेट करता हूँ तो सब के लिए मैनिपुलेट होगा, सब सारे ऑब्जेक्ट वो चेंजेस को देख पाएंगे। एंड हम लोगों ने तो बहुत सारे एग्जांपल देख चुका है कि कैसे हम लोग लोकल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं लोकल वेरिएबल के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारा लोकल वेरिएबल बनाया, इस क्लास में भी बनाया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज क्लास। अगर मैं क्लास का बात करूं, हम लोगों ने थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखा था कि क्या होता है क्लास। सो क्लास का ये एक गूगल से ही मैंने लिया है, ये डिस्क्रिप्शन भी, ये डेफिनेशन भी। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट which has a common properties. It is a template or blueprint for which objects are created. It is a logical entity. It can't be physical. So इसका मतलब क्या हुआ? सो ये एक टाइप का टेम्पलेट है, एक टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट है जो हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। गॉट इट? अगर हमें एक कार का एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे एक व्हीकल का क्लास चाहिए होगा। वो एक एज अ ब्लूप्रिंट काम करेगा, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगे, कॉमन प्रॉपर्टी होंगे, जो एक कार बनाने का, एक व्हीकल बनाने का में हेल्प करेगा। सो दैट इज ओवरव्यू एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ क्लास। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लास के अंदर होता क्या क्या है। सो क्लास के अंदर फील्ड्स होता है। फील्ड्स इज नथिंग बट वेरिएबल्स, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, उसको फील्ड भी बोलते हैं। मेथड, मेन मेन मेथड, वो भी एक मेथड की कैटेगरी में आता है। कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने नहीं देखा है, कंस्ट्रक्टर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। कंस्ट्रक्टर से हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, एंड वेदर वी आर डिक्लेयरिंग एन कंस्ट्रक्टर और नॉट, बाय डिफॉल्ट हमारा जो कंपाइलर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट कंपाइल टाइम में कंपाइलर अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके देगा विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। एंड ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक क्या होता है। एंड नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेसेस भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। सो ये सब हो सकता है एक क्लास के अंदर, ये सारा प्रॉपर्टीज अगर एक क्लास के अंदर है, सो उसको हम क्लास बोल सकते हैं। अगर नेस्टेड क्लास नहीं भी है एंड इंटरफेस नहीं भी यूज हो रहा है, फिर भी वो क्लास है। लेकिन इनमें से ही कुछ ना कुछ होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता एक क्लास के अंदर। गॉट इट? सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने का एक ब्लूप्रिंट होता है क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? सो ऑब्जेक्ट को हम लोग एज अ फिजिकल एंटिटी मान सकते हैं। कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि चेयर, बाइक, हमारा कुछ भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि इस केस में पेन, एप्पल, बैग, ये सारा एक ऑब्जेक्ट है, रियल लाइफ एंटिटी है। गॉट इट? एंड जैसे ही हम लोग एक एक पर्टिकुलर बिहेवियर को डिजाइन करने के लिए, उसके लिए प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, उसके लिए वैल्यूज लिखते हैं, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट मिल पाता है। अगर मुझे अगर एक व्हीकल बनाना है तो उसके अंदर मुझे प्रॉपर्टीज टायर का भी लिखना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे इंजन का भी प्रॉपर्टीज डालना पड़ेगा। गॉट इट?
एंड अलग अलग फील्ड होगी, अलग अलग मेथड्स होंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी उसके अंदर, तब जाके मुझे उस ब्लूप्रिंट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो पाएगा, तब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाऊंगा. सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट एन अ मेथड इनसाइड क्लास. हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. सो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू. अगर मुझे कुछ कंप्यूटेशन करना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मेन मेथड को कॉल करूँ और वो सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए खुद ब खुद, क्योंकि जेबीएम डायरेक्टली कॉल करता है मेन मेथड को. मैं अगर चाहूँ, मुझे अगर रिक्वायरमेंट है तभी मैं उस मेथड को अगर कॉल करना है, तब मैं मेन मेथड के बाहर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ. सो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट पब्लिक. इस केस में मैं एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ. तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट का मतलब ही ये है कि स्टैटिक सेम होता है, अगर आप वेरिएबल के बारे में बात करें या मेथड के बारे में बात करें, ये सेम बिहेवियर है इसका भी. इसके लिए भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जरूरत नहीं है, यह डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं विद द यूज ऑफ क्लास रेफरेंस. सो यहाँ पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक एंड देन रिटर्न टाइप होता है. इस केस में हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करते हैं मेन मेथड के अंदर. सो इसलिए वो वॉइड होता है. वॉइड का मतलब नथिंग, खालीपन, उसको बोलते हैं वॉइड. अगर मुझे कुछ रिटर्न करना है, अगर मुझे कुछ नंबर रिटर्न करना है, तो मैं इसके अंदर नंबर टाइप ले सकता हूँ, इंटीजर, फ्लोट, एनीथिंग. एंड इफ आई वांट टू रिटर्न अ बुलियन, देन वी कैन आल्सो टेक अ बुलियन. और स्ट्रिंग करना है तो उसके लिए भी अलग अलग रिटर्न टाइप्स हम यूज कर सकते हैं. सो लेट्स टेक int as a return type, public static int and cal करके एक. सो सम ऑफ टू नंबर्स करके मैं एक मेथड बना लेता हूँ. मुझे दो नंबर को ऐड करना है. उसके लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए जिसको मैं कॉल करूं और मुझे इजीली दो नंबर का एडिशन मिल जाए, सम ऑफ टू नंबर्स मिल जाए. तो इसके अंदर हम लोग दो नंबर पास करेंगे पैरामीटर में, क्योंकि ये सम ऑफ टू नंबर है. सो नंबर होगा इंट के फॉर्म में, इंट ए कॉमा इंट बी. सो दोनों इंटीजर टाइप है, इसीलिए मैंने इंट लिखा है, क्योंकि ये डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है. तो ये इंट डेटा टाइप में डालने वाला हूँ. सो इसके इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं रिटर्न करवा सकता हूँ. RETURN रिटर्न क्या करता है कि हमारे जो मेथड कॉल है उसको जहां से कॉल हुआ है उसके पास लेके वापस जाता है, रिटर्न कर देता है. तो इसको जो भी कॉल करेगा ये उसके पास वापस इस वैल्यू को, रिटर्न के पास जो भी वैल्यू होगा उसको वो वहां पे प्रोवाइड करेगा. तो मैं इस जगह पे लिखूंगा A+B एंड दैट्स इट. ये हमारा मेथड कंप्लीट है. अगर मैं इसको लॉन्ग फॉर्म में अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, int c equals to A+B एंड देन रिटर्न c. ऐसे भी मैं कर सकता हूँ. सो ये जो मेथड है, ये इस c का जो वैल्यू, c ने जो कंप्यूट किया है जिस वैल्यू को, उसको रिटर्न करेगा. एंड जब भी मुझे सम ऑफ टू नंबर्स चाहिए होगा तो मैं इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ. तो बाय डिफॉल्ट मेन मेथड को कॉल करता है जेबीएम. सो अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट है सम ऑफ टू नंबर्स का, तो मैं यहाँ पे नंबर इसमें पास कर सकता हूँ. तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर सकता हूँ और यूजिंग एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस और अ क्लास रेफरेंस. तो मैं डायरेक्टली अगर कर सकता हूँ क्लास के अंदर कॉल, तो मैं डायरेक्टली क्लास कॉल कर लूँगा. सो सम ऑफ टू नंबर, एंड इसके अंदर हमें वैल्यू पास करना पड़ेगा फर्स्ट नंबर का एंड सेकेंड नंबर का. तो फर्स्ट में मैं डालना चाहता हूँ 10, 20. मुझे 10 एंड 20 का सम निकाल के दो.
अभी मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये तो कंप्यूट तो हो जाएगा, लेकिन मुझे कंसोल में कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं करवाया है अभी तक। So to print it, either we can directly sys out that system.out.println sum of two number में कर सकता हूँ, और मैं इसको पहले स्टोर कर सकता हूँ एक इंटीजर में, क्योंकि ये सम करके एक इंटीजर ही प्रोवाइड करने वाला है। दो इंटीजर अगर आपस में ऐड होगा तो इंटीजर ही मुझे मुझे मिलने वाला है। तो मैं अगर रिजल्ट वेरिएबल में इसको स्टोर करता हूँ एंड इसको अगर प्रिंट करता हूँ तो मुझे सम ऑफ टू नंबर मिल जाएगा। ये सबसे पहले यहाँ पे हमारे वैल्यू के साथ इसको कॉल करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा, एंड इसके अंदर ये 10 एंड 20 पास होगा एंड देन कंप्यूट करेगा, एंड जहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट है ये वापस कंप्यूट करके ये सी को रिटर्न करेगा। इस ये इंट टाइप है तो ये अभी इंट टाइप रिटर्न कर रहा है। अगर मैं कुछ और टाइप यहाँ पे रिटर्न करूँ या बूलियन टाइप करूँ तो यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा। तो मेक श्योर अगर हमारा रिटर्न टाइप इंट है तो हम लोग इंट ही रिटर्न कर रहे हैं, अगर बूलियन है तो बूलियन रिटर्न करना है। एंड इन द केस ऑफ वॉइड अगर हम कुछ इंटीजर अगर रिटर्न कर रहे हैं या बूलियन रिटर्न कर रहे हैं तो उस केस में भी एरर देगा। तो अगर मेरा अगर रिटर्न टाइप वॉइड है तो मुझे सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। सो मैं इस तरह से लिखूंगा अगर ये वॉइड रहेगा तो VOID। अगर वॉइड है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कुछ। गॉट इट? सो मैं वापस इसको इंट टाइप बना देता हूँ एंड वी गॉट आवर आंसर एज वेल। ये 30 मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। So that was all about how we can declare integer value or floating value or any kind of static instance and local variables। एंड हम लोगों ने मेथड्स के बारे में भी डिटेल में देख लिया, स्विच केसेस भी देख लिया क्या होता है। सो इससे रिलेटेड मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दूंगा एंड सबमिशन लिंक भी मैं उसमें होगा। तो आपको सिंपली उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है एंड उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करके वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करना है एंड मेक श्योर कि आप असाइनमेंट कर रहे हो। अगर आप लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं और सिंपली इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। अनटिल अनलेस आप खुद से प्रैक्टिस एंड कोड ना कर रहे हैं, खुद से अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को ये सिंपली लिखने में या कोडिंग करने में आगे परेशानी होगा। तो मेक श्योर कि आप साथ साथ कोडिंग्स एंड प्रैक्टिस करते जाएं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।